बुक डिस्कशन सेशन जो है उसको स्टार्ट। अब एक तरीका ये है कि हम यूज़र बाय यूज़र चलें और एक तरीका ये है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर चलें। तो ज़्यादा बेहतर है कि चैप्टर बाय चैप्टर चलें ताकि जो सुनने वाले हैं बाद में जो रिकॉर्डिंग से सवाल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी कवर कर सकें। हम उसी तरतीब में चलते हैं जिस तरतीब में हमने शुरू किया था। चैप्टर नंबर 2 में से हाजरीन का कोई सवाल है? कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्या सवाल क्या है? कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि वो इस वक्त ट्रांसमिशन के रास्ते में है, यानी कि हम कहते हैं कि जैसे ही एक बंदा एक ख़त रवाना करता है ना, तो ख़त जब दरमियान में होता है उसको हम कहते हैं वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में। तो अगर हम कहें समवन हैज़ पुट इट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, किसी ने ख़त रवाना कर दिया, तो दरमियान में वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। और जब हम कहते हैं समवन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब है किसी ने ख़त भेज दिया। तो पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है जिस दिन ख़त भेज दिया, अपनी तरफ से भेज दिया, उस तक नहीं मिला, आपने अपनी तरफ से रवाना कर दिया, वो है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सर इसी तरह एक क्वेश्चन आया था कि मतलब एक बंदे ने ना 4 तारीख को ख़त भेजा, ठीक है, 6 को पहुंच गया, ठीक है, तो उसने लोकेशन का 5 को भेजा और 7 को पहुंचा, ठीक हो गया। लेकिन वो बंदा उस इलाके में नहीं था, उसने 8 को एक्सेप्टेंस वाला लेटर भेज दिया, ठीक है। क्या ये रेवोकेशन हुई या नहीं? देखें, अब बात ये है कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब होती है। सवाल ये है कि एक ऑफ़र आई, फिर ऑफ़र की रेवोकेशन आई, एक्सेप्टेंस का ख़त 8 को रवाना हुआ और 7 को रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र पहुंच गया, लेकिन वो बंदा नहीं पहुंच गया, उसने नहीं पढ़ा। ख़त में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ़र या रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब होती है? ऑफ़र जब पहुंच जाती है ख़त में, तो व्हेन द लेटर रीचेज ऑफरी, नॉट व्हेन ऑफरी हैज़ रेड ऑल द लेटर। तो ख़त पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ख़त का ऑफरी तक पहुंच जाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो वहाँ पहुंच गया था ख़त, तो वो रेवोकेशन हो गई है जी। चैप्टर 2 हाज़रीन महफिल के सवाल। चैप्टर नंबर 2 ऑल क्लियर? चैप्टर नंबर 2 सबका? उधर वाले भाइयों का, उधर वालों का, कैमरे वालों का? ये तो पूछ ही नहीं सकते सवाल। दोस्तों आ जाते आज, आखिरी सवाल जवाब सेशन, ठीक है। सर हम थके हुए थे, हम टीचर पढ़ा के 5 दिन वहाँ पे, अभी भी वहाँ से भागते दौड़ते आते, टीचर नहीं थका, वो बच्चे थके हुए हैं, ठीक है जी, थके हुए बच्चे हैं। चैप्टर 3 आपका 2 में से सवाल था? 2 में से एक सवाल है। एक सवाल आता है कि ये जो होता है ना, एक्सेप्टेंस रिवोक कब हो जाती है? एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सर हम जो रिटर्न करेंगे सर, उसमें लैप्स ऑफ ऑफर का करेंगे या क्या लिखेंगे उसमें? अब वो कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि ऑफ़र कब ख़त्म हो सकती है, तो आप ऑफ़र की लैप्स की सारी बातें लिख दें। लैप्स की, ऑफ़र ना कम्युनिकेट हो, टाइम गुजर जाए, फलाना हो जाए, तो आप वो सारी बातें लिख सकते हैं ऑफ़र के लैप्स में। रेवोकेशन देखें, एक सवाल ये है कि रेवोकेशन ऑफ़र की क्यों हो जाती है, और एक है रेवोकेशन की कैसे जाती है। की कैसे जाती है पूछें तो आप कहेंगे जी वो ख़त भेजेगा, जब ख़त पहुंचेगा तो बाउंड हो जाएगा। किस वजह से रिवोक हो जाती है, वो वजह हमारे पास पीछे मौजूद है। बंदे ने इनकार कर दिया, बंदा मर गया, कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो रीज़न्स बन जाएंगे जी। हाज़रीन महफिल, चैप्टर नंबर 2 क्लियर है? चैप्टर 3 में आपका सवाल। चैप्टर 3 में कंसिडरेशन था, चैप्टर 3 में लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था जी। ल्यूनेटिक कहते हैं दीवाने को, पागल को, ऐसा शख्स जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हों। एक है फुल पागल, वो है स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसको हम कहते हैं ल्यूनेटिक। तो ल्यूनेटिक इज़ दैट पर्सन जो ज़्यादातर पागल है और कभी कभी ठीक है। तो जो ज़्यादातर पागल है उसके बारे में रूल ये है कि अगर वो पागल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस वक्त वो होशो-हवास में, आप कंफर्म करेंगे किसी उसके रिश्तेदार वगैरह से, किसी डॉक्टर से, अगर वो ओके कर देगा आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर इस तरह एक क्वेश्चन है कि एक सिस्टर ने किसी और लड़की के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कुछ ज्वेलरी वगैरह देने की, ठीक हो गया। कुछ अर्से बाद भाई ने ना उसको कैंसिल करा दिया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो, ठीक है। सवाल ये था, हमने इसको पास पेपर में डिस्कस किया था, आप पास पेपर के सेशन साथ साथ अटेंड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि रिवीजन क्लासेस में, अगर आप लोगों को भूल गया मैं बता दूं, रिवीजन क्लासेस हमारी सारी विद पास पेपर्स डिस्कस हुई हैं। सिर्फ चैप्टर 13 इज़ द चैप्टर जो वहाँ नहीं कवर हो सका टाइम लिमिटेशन की वजह से, वरना 17 चैप्टर्स आउट ऑफ 18 विद पास पेपर्स हुए। मैंने आप सबको होल्ड किया हुआ था कि हम रिवीजन क्लासेस के साथ करेंगे, क्यों? उस वक्त एक मिजाज बन गया, पूरा सिलेबस, उस वक्त मज़ा भी आता सवाल करने का।
तो वहाँ पे मैंने इस सवाल पे बड़ी थॉरो डिस्कशन की। आप जब उसको सुनेंगे ना तो उसमें बस पॉइंट ये है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होशोवास में होना ज़रूरी है। भाई ने बाद में कह दिया था जी वो तो आज पागल अस्पताल में जमा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाद में वो पागल हो गई या क्या हुआ। इंपॉर्टेंट ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप कहेंगे इफ़ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो सही थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही है। तो आप जिस सवाल का जिक्र कर रहे हैं उस पर मैंने एक थॉरो डिस्कशन भी की है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि आपके जहन में क्लियर हो। इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्या चल रहा है। जी तो सर जिससे हम कंफर्म करेंगे, ये पूछेंगे कि जी जी वो इस तरह कंडीशन में था या नहीं था। बिल्कुल सर अगर उसके साथ हमने कांटेक्ट कर दिया और उसने हमें कहा सही था है वो, ठीक है, और अगर वो ना हुआ या उसने बाद में कुछ कहा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, उस बंदे पे आएगा जिसने हमें कंफर्म किया था कि ये होशोवास में है, बाद में पता लगा वो होशोवास में नहीं था बंदा। तो ऐसे में जो फंसेगा वो शख्स फंसेगा जिसने गवाही दी थी कि वो होशोवास में। जी पेपर में क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, उसका पार्ट है ए, उसका पार्ट ए है, उसके आगे 3-4 सब पार्ट, आगे उसके 3-4 सब पार्ट्स हैं। उनमें अगर ला के एक ही प्रोविजन हो तो वो उनको एक ही पेज पे कर सकते हैं। जी अब ऐसे में अगर आपका एक ही जैसा वो है, यहाँ मार्कर शायद आज नहीं है जी, बस वो अचानक से उन्होंने सोचा कि अब रिवीजन क्लासें भी ख़त्म हो गई हैं, मार्कर को पकड़ के हम बंद कर देते हैं। तो अगर तो वो पार्ट सेपरेटली अलग अलग चीज़ पूछ रहे हैं तो आइडियल चीज़ है कि आप उनको हर छोटे सब पार्ट को भले एक लाइन का अलग पेज पे करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 2-3 सब पार्ट इकट्ठे मिलजुल के आंसर होने वाले हैं तो फिर होगा क्या, आप टॉप पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7A, जहां से आपकी आंसर शीट शुरू हो रही है उसकी फर्स्ट लाइन के सेंटर में आप लिख देंगे शुक्रिया। ये आपकी इस तरह की आंसर शीट होती है। यहाँ पे आपके बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर लिखना होता है और यहाँ से आपकी लाइंस शुरू हो जाती हैं। तो आपने करना ही है कि क्वेश्चन नंबर 7A यहाँ पूछा लिखा, और आप कह रहे हैं 1 से लेकर 3 तक पार्ट है, 4 तक पार्ट है, वो मिलजुल के आंसर हो रहे हैं। तो अब आपने यहाँ जहाँ आपकी लिखने वाला एरिया शुरू हुआ आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया पार्ट 1 2 4। असल में ना मकसद ये है कि जो स्कैन करने वाला उसको आइडिया दें कि हमने इसी के नीचे ही सारे पार्ट्स किए हुए हैं। ये शदीद मजबूरी में करना है। ज़्यादातर हर पार्ट और हर सब पार्ट यूनिक होता है और वो अलग अलग पेज पे होना चाहिए। मतलब अगर वो आपस में रिलेट कर रहे हैं तो उन्हें अगर रिलेट कर रहे हैं मजबूरी है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि अलग अलग कर दें, बेहतर है जितना हो सके। अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है। वो फिर हर के लिए अलग पेज पे वही सेम फिर वो प्रोविजन लिखनी पड़ेगी, लिखते हैं फिर। हाँ मतलब अगर तो हर दफ़ा बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें 1 से 4 तक सेम प्रोविज़न है तो इसका मतलब ये मिक्स है। लेकिन जैसे एक सवाल हम पास पेपर में देखते हैं, ब्रोमाइन ट्रेडर्स BT है, उसमें 4-5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट एक अलग चैप्टर से आंसर हो रहा है। तो ज़्यादातर अलग अलग पार्ट्स भी अलग अलग चैप्टर से आंसर हो रहे होते हैं। बड़ा कम ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इतने कनेक्टेड है, मजबूर हैं तो ठीक है, फिर आप एक सफ़े पे कर दें, एक दफ़ा लॉ दे दें और फिर सबका अलग अलग आंसर दे दें। आज भी आप पास पेपर में वो क्वेश्चन चैप्टर 14 उसमें वो बार-बार पूछ रहे थे कि ये वैलिड है या नहीं, वो इस तरह। हाँ वो बार बार पूछ रहे थे। एक सवाल था, सवाल में उन्होंने कहा था 1 2 3 अलग अलग पॉइंट थे। अब वो एक ही सवाल है, आप यहाँ पे सवाल लिख दिया, सवाल 7A या लिख दिया 7 और यहाँ पे कर दिया 1 वैलिड है ये रीज़न, 2 वैलिड है ये रीज़न, 3 वैलिड है ये रीज़न। इस तरह से करें एक पेज पे। MCQs और इस तरह का बिल्कुल ही छोटी छोटी सी बात अगर आप इकट्ठा करना चाहें, लेकिन फिर ये एग्जामिनर को 7 लिखा तो यहाँ बताएं कि पार्ट 1 से लेके 7 तक 8 तक 9 तक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। टॉप पे उसकी इंडिकेशन बड़ी ज़रूरी है। जी चैप्टर नंबर 3 हाजरीन महफिल के सवाल। जी जी सर उसमें कौन सी लिखी है सर? एक तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन, कंसिडरेशन की जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ना कि जब एट द डिज़ायर व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर जो है आपने कुछ किया था, कर रहे हैं या करेंगे, और वो पूरा का पूरा याद करना है। नीचे डेफिनेशन देगा। हाँ वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के नीचे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन समझा दें क्या है। जब एक बंदे की डिज़ायर पे आपने या तो पास्ट में कुछ किया हुआ है या मौजूदा कुछ किया हुआ है या फ्यूचर में कुछ कर रहे हैं, करना ना करना दोनों तरफ हो सकता है।
और इसके बदले मतलब आप कोई रिटर्न दूसरे से मांग रहे हैं, तो कंसिडरेशन ये है कि जब एक बंदे के कहने पे किसी ने कुछ किया या कर रहा था या कर रहा होगा, तो ये जो उसकी हरकत है या एब्सटेनेंस जो है या कोई इसके बदले रिटर्न प्रॉमिस जो वो आपको देगा, वो कंसिडरेशन है जी। चैप्टर 3 हाजरीन महफिल, चैप्टर 3 ऑल डन, चैप्टर 3 ऑल डन, चैप्टर 3 ऑल डन, कैमरे वाले चैप्टर 3 ऑल डन। लो जी, चैप्टर 4 वॉइड एग्रीमेंट ऑफ फ्री कॉन्सेंट, कोई सवाल? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन हमें सवाल में किस तरह पता चलेगा? सवाल में कैसे पता लगेगा? वो आपको खास तौर पे बताएंगे कि द पर्सन नो दैट, नोइंग दैट, हैविंग बिलीव दैट, मतलब आप देखेंगे आपको क्लियर कट वो हिंट देंगे कि उसे पता था। तो जब वो इंटेंशन बता देंगे कि उसे पता था, तो फिर आप कह देंगे ये फ्रॉड है। समटाइम मतलब वो उसे पता नहीं होता, लेकिन वो दूसरा कहता है कि इसने मुझे फ्रॉड दिया, मैं ये void ठीक है, करना हमें सवाल में नहीं पता लग रहा उसे पता था या नहीं, और अचानक से सवाल ये कहता है कि जी मैं इसको वॉइड करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप वहाँ नीचे लिखेंगे अगर उसे पता था तो ये जवाब, नहीं पता था तो ये जवाब। असल में आप जिन जिन पास पेपर्स का जिक्र कर रहे हैं उन पास पेपर्स में बड़ी थॉरो डिस्कशन की है, आपने पास पेपर्स मिस किए हैं, ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। मैंने खास तौर पे कहा था कि रिवीजन क्लास मैंडेटरी पार्ट है, और इधर होती तो भी उतनी एनर्जी से होती, वहाँ हुई तो भी इतनी एनर्जी से। और हमने तो यहाँ पे पहले तो 2 दिन इस कमरे में जो है वो पूरा माहौल बना के वो किया, पता लगा बच्चे ही बड़े थोड़े से आ रहे थे। नेटवर्क का भी इशू था। असल में वो एक दिन तो पूरे पाकिस्तान में नेट का मसला था। तो अच्छा, फिर ये इतनी बड़ी स्क्रीन जितना एनर्जी चूस जाती है, तो ये भी बहरहाल मसलो मसाइल थे। तो फिर वो 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि जी अब बच्चे भी थोड़े कम हैं, थोड़े से, फिर वो रूम भी शिफ्ट किया। लेकिन खैर वो रूम में भी स्क्रीन यही थी और वो थोड़ी बेहतर भी वो थी, इंटरनेट वगैरह भी थोड़ा बेहतर हुआ था। तो मकसद ये था कि दैट वाज मैंडेटरी पार्ट। तो मेरी अजम्पशन ये थी कि आज आपने पास पेपर सुने हुए और अब इस वक्त हम मार्फत वाले सवालों की तरफ आएंगे। अब अगर आप कहें सर वो चैप्टर नंबर 3 के पास पेपर के सवाल फलाना नहीं समझ आ रहा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो ना ई रॉन्ग नंबर है। जी बताइए, चैप्टर नंबर 4, किसी भाई, किसी बहन और किसी वर्चुअल भाई का कोई सवाल? आप लोगों को भी उसी बड़े ग्रुप में डाल दें रिवीजन क्लास के, जहाँ पे सारे इकट्ठे करके जो है ना शोर शराबा मचा रहे होंगे। हम डेली ना उसको दोपहर 2 से 5 तक ओपन करेंगे, सारे लोग अपने सवाल जो फेंकने फेंक दें, फिर उसके बाद सुकून से शाम रात में एक दफ़ा लाइन से सबको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। जी बताइए, चैप्टर 4 ऑल डन। चैप्टर 5, सॉरी चैप्टरी 5, छोटी सी क्यूट सी चैप्टरी। जी चैप्टरी 5 में कोई सवाल? नो सर, नो सर, हाँ जी, नो सर। चैप्टर 5 ऑल डन। चैप्टर 6 में सवाल शायद ज़्यादा आसान था, मैं यूज़र बाय यूज़र चलता, लेकिन ठीक है, मतलब असल में सुनने वालों को ज़रा चैप्टर बाय चैप्टर ताकि उसको वो रिलेट कर सकें। चैप्टर 6 सही है, क्वेश्चन करना थोड़ा ये चैप्टर 6 में जो है ना, अगर कोई पार्टी कोई भी वो ना करे, बताए ना। जी जी, अगर कोई ना बताए तो वो जो टाइम बेस्ड। टाइम पे अब कन्फ्यूजन क्या है? क्वेश्चन आया हुआ था, ये हुआ नहीं था मिड टर्म में खूबसूरत सा सवाल आया था, ये बस देख लेते हैं। ले जी, एक 28 फरवरी की ड्यू डेट थी, उस पर 60,000 की अमाउंट थी। फिर 1 लाख की अमाउंट थी 30 जून, और ये 28 फरवरी है 2017। फिर 30 जून था 21, फिर 30 अप्रैल था 22, फिर एक और 30 अप्रैल था 22 का, ये 90,000 था, ये 2 लाख था, और फिर एक आखिरी चीज़ थी 50,000 की जो थी 31 जुलाई 2022। ये टाइम बार्ड हो चुका था। ये 1 साल 2 साल ओवर ड्यू हो चुके थे, और ये अभी ड्यू हुआ ही नहीं है। ये
नॉट ड्यू येट, ये तो भी वो नहीं हुआ था, मिड टर्म में सवाल आया था, हमने उसमें देखा था। वजाहत ने 2,20,000 का चेक भेजा है 31 जुलाई को, 31 जुलाई को उसने भेज दिया 2,20,000, बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेज अगेंस्ट विच पेमेंट टू बी एडजस्टेड। उसने नहीं बताया कि कौन सी पेमेंट होगी। सलमान ने काफ़ी रिमाइंडर भेजे कि बताओ, उसने कुछ नहीं बताया। अब बताएं कि क्या होगा, किस तरह से होगा, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो लॉ तो खामोश है, मतलब किसी ने किसी को नहीं बताया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन ऑर्डर ऑफ टाइम चलेंगे। 2,20,000, ये 60,000 माइनस हो जाएगा, भले टाइम बार्ड है, डिस्प्यूटेड तो नहीं है 2 लाख। तो अब एक काम करते हैं, ये मैं 2,20,000 से शुरू करता हूँ, यह है 2,20,000, ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस 2,20,000 है मेरा रिमेनिंग बैलेंस शुरू में। सबसे पहले इस पे आए, 60,000 माइनस हो गया, तो मेरा बैलेंस रह गया 1,60,000। फिर नीचे आए, 30 जून लाख रुपया था, पूरा हो सकता है, निकल गया, बैलेंस कितना रह गया 60,000। फिर आए उससे नीचे ये और ये की तारीख सेम है, एक 2 लाख है और एक 90,000 है। जो इक्वल स्टैंडिंग पे होते हैं उनको आप प्रोपोर्शनेट करते हैं। अब ये 60,000 की डिवीजन होनी है, एक है 2 लाख और एक है 90,000। ये 60,000 कुछ इसको जाना है, कुछ इसको जाना है, कितना जाएगा ये आपस में परसेंटेज जितनी है। 2 लाख जमा 90,000 कितना होता है भला, 2,90,000। तो अब एक प्रोपोर्शन बन जाएगी, हम कहेंगे 2 लाख बटा 2,90,000 इसकी परसेंटेज बनी इस पेमेंट में, और 90,000 बाय 290 बनी इसकी परसेंटेज। इस परसेंटेज को हम ये परसेंटेज और परसेंटेज मिला के 100% होगी। 60,000 को हम इससे कवर कर देंगे। हाँ जी, बात समझ आ रही है? ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कट गए, 2 लाख 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 लाख हो गया, 12 लाख को 29 से डिवाइड कर लेंगे। आए जी, हम पुराने ज़माने के हिसाब से डिवीजन नहीं जी, कैलकुलेटर का ज़माना मौजूद है। क्या जवाब निकला? 41379 41379 नीचे वाला बना और ऊपर वाला 18621। तो समझ आया हमने क्या किया? इसको हमने प्रोरेट कर दिया, परसेंटेज कर दिया कि 2 लाख और 90,000 को परसेंटेज वाइज हमने 60,000 को मल्टीप्लाई कर दिया। डन। इक्वल स्टैंडिंग वाले डेट्स के साथ आप ये सलूक करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में से हाजरीन महफिल का सवाल। चैप्टर 6 हाजरीन का सवाल। 6 ऑल डन। चैप्टर 7, चैप्टर 7 में कोई कंफ्यूजन? इस वक्त आप लोग ही नुमाइंदे हैं पूरी क्लास के, तो आप ही सबके ब्याह पे जी। डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स, डिवॉल्व करना, किसी दूसरे को मिल जाना। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स का मतलब ये है कि अगर एक बंदा एक काम नहीं कर पा रहा और मर गया तो उसकी पावर नीचे चली जाएगी। तो फिर क्या होगा कि अगर 3 बंदों ने मिलके काम करना था वो तो मिलके करेंगे, उनमें से एक मर गया, जो मर गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा है वो मिलके काम करेंगे। तीनों मर गए, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके काम करेंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, कि जो जॉइंट आपस में वो है जिम्मेदारियां, वो कैसे आगे से आगे मुंतकिल होती हैं जी। चैप्टर 7 हाजरीन महफिल। चैप्टर 7 में ये जो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, इसके जो 2 लास्ट पे दिए हुए हैं, एक जो लीगल और एक इलीगल। बिल्कुल, ये लास्ट दोनों अल्टरनेटिव प्रॉमिस भी यही चीज नहीं कह रहे कि एक नहीं जी, इन्होंने कहा कि चैप्टर 7 के एंड पे 2 पॉइंट हैं। एक दिया हुआ है कि एक लीगल एक इलीगल, और दूसरा भी लिखा हुआ है एक लीगल एक इलीगल। पहले वाले में एक डिपेंडेंट प्रॉमिस है, वो कहते हैं कि अगर पहले एक प्रॉमिस हो लीगल, पहले एक प्रॉमिस हो लीगल,
बाद में उसके ऊपर एक प्रॉमिस हो इलीगल। एक बंदे ने दूसरे से प्रॉमिस किया कि पहले मैं तुम्हें 500 किलो अमरूद सप्लाई करूंगा इतने रुपए में, फिर उसके बाद मैं बशीर को कत्ल कर दूंगा और तुम मुझे पैसे दे देना। 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पहले मैं ऐसे करूंगा फिर ऐसे करूंगा। पहले वाला सही है, चल जाएगा, दूसरा वाला गलत है। अगर ये उलट होता, कहता पहले मैं कत्ल करूंगा पैसे देना, कत्ल हो चुकने के बाद मैं तुम्हें अमरूद सप्लाई करूंगा, तो अब कत्ल गलत तो अमरूद भी गलत। ये ऑप्शन है जिसमें 2 प्रॉमिस हैं, एक पहला एक है और एक उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अल्टरनेट वाले में क्या है, 2 शाखें हैं, या तो मैं कत्ल करूंगा और इतने पैसे लूंगा, या मैं अमरूद सप्लाई करूंगा और इतने पैसे लूंगा। अब ये वाला या फारिग हो गया और अमरूद सप्लाई वाला वैलिड हो गया। तो ये अल्टरनेटिव डिफरेंट है कि 2 में से कोई एक ऑप्शन, और दूसरा वाला था कि पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, इस तरह से। डन। तो ये डिपेंडेंट था पिछला वाला, और इसमें 2 अल्टरनेट में से एक चूज करना है। चैप्टर 7 हाजरीन महफिल, चैप्टर 7 चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टरी नंबर 8, क्यूट सी प्यारी सी चैप्टरी नंबर 8। ऑल क्लियर? चैप्टरी नंबर 9, ऑल डन। चैप्टरी नंबर 10, मासूम क्यूट भोला बाला जी। चैप्टर 10 क्लियर है जी? चैप्टर 10 क्लियर है। पास पेपर्स के तो आपको पता है कि पास पेपर्स तो हम लोगों ने रिवीजन क्लास में वो किए हैं, आप उससे इन्फर कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अब तो ग्रुप भी ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 11 डन है। चैप्टर 11, चैप्टर 12 हल्की सी भी कंफ्यूजन है पूछ लें, शर्माना नहीं है। स्लीपिंग और साइलेंट में क्या फ़र्क है? साइलेंट फॉर एग्जांपल आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर वाले हजरात खामोश हैं, नहीं सॉरी आप लोग बैठे हुए हैं, ये भाई साहब खामोश हों और सवाल ना पूछ रहे हो, तो मैं कहूँगा कि ये साइलेंट पार्टनर है। ये सामने है, बोलते नहीं। फिर मैं कैमरे वालों की तरफ देखूँगा, मैं कहूँगा तुम लोग कोई सवाल पूछ लो, पता नहीं कहाँ हैं भी या नहीं, पता नहीं मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, वो स्लीपिंग है। स्लीपिंग वो होता है जिसकी मौजूदगी का भी नहीं पता होता। साइलेंट की मौजूदगी का पता होता है लेकिन खामोश होता है। तो अगर सबको पता हो कि ये 4 पार्टनर ये 3 बातें करते हैं, चौथा अफेयर्स में हिस्सा नहीं लेता, तो ये साइलेंट है जिस चौथे का पता है। अगर दुनिया को पता हो कि पार्टनर ही 3 है लेकिन इनको पता हो कि हमारा एक चौथा पार्टनर है, वो खामोश रहता है, तो ये स्लीपिंग है। पार्टनर है, यस, मतलब पार्टनर बगैर प्रॉफिट के पार्टनर हुए तो गुजारा ही नहीं है ना। पार्टनर को मस्ट बी शेयर होल्डर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। स्लीपिंग थर्ड पार्टी को जवाब देनी है, थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं है स्लीपिंग का, तो ये किसी को जवाब देनी है जी। एक सर ये पॉइंट है, विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर है, ठीक है, विडो बेवा और चाइल्ड बच्चा किसका? डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज कहते हैं मर गए हुए बंदे को, मुर्दा को, मैयत को। तो एक पार्टनर मर गया अचानक से, अब उसकी बेवा आई, उन्होंने कहा जी इसका हिस्सा दे दें। हमने उन्हें कहा देखें जी बात यह है कि आप पैसा रखेंगी अपने पास, कोई चोरी कर लेगा, आप बैंक में रखवाएंगी ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे। एक काम करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया, अनफॉर्चुनेट हो गया मामला, हम आपको जितना प्रॉफिट का हिस्सा उसकी ज़िंदगी में आता था हम आपको देते रहते हैं। या चूंकि वो मेहनत नहीं कर रहा तो पहले हम उसे 25% दे रहे थे, अब आपको हम 20% देना शुरू कर देते हैं। तो देयर कैन बी एन अरेंजमेंट कि एक मरे हुए बंदे की बेवा या बच्चे को आप प्रॉफिट का हिस्सा देना शुरू कर दें, हालांकि वो लोग पार्टनर नहीं है। तो किताब बता रही है कि समटाइम कुछ लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते जी। चैप्टर 11 में से कोई और सवाल? चैप्टर 11 हाजरीन महफिल डन। चैप्टर 12 क्या चीज? ये लिखा हुआ है ना, जो मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज है, उसमें है कि राइट टू बी कंसल्टेड इन मैटर्स ऑफ द फर्म। मैटर्स ऑफ द फर्म, फर्म के मामलात कंसल्टेड, मशवरा लिया जाएगा।
तो हर पार्टनर का ये राइट है कि ही वुड बी कंसल्टेड इन मैटर्स ऑफ फर्म, फर्म के मामलात में उससे पूछा जाएगा, उससे मशवरा लिया जाएगा, ये उसका राइट है जी। चैप्टर नंबर 12, हाजरीन महफिल। रिवीजन क्लासेस आपने बार बार देखनी है, वो बड़े कम टाइम में बहुत खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें कवर हुई हैं। आपको फास्ट ट्रैक भूल जाएगा, पहले ही फास्ट ट्रैक फास्ट था, तो अब ये सुपर फास्ट ट्रैक था जो हमने किया विद पास पेपर्स, और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन इफेक्टिवली 15 आवर्स में सारा कुछ कवर हुआ। और 15 आवर्स में से भी अगर आप देखें तो ओरिएंटेशन हटा दें, एंड वाली ये डिस्कशन वगैरह हटा दें, तो तकरीबन समझें 14 साढ़े 13 आवर्स में पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। इससे ज़्यादा टीचर कुछ नहीं कर सकता। और वही बात है कि क्लास में कवर करना और है, एक पब्लिक फोरम पे कवर करना और होता है, क्योंकि वहाँ आपका एक एक जुमला कैप्चर हो रहा होता है, लोग सुन रहे होते हैं कि अभी कोई गलत बोलेगा तो फ़ौरन से क्लिप निकाल के यूट्यूब पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, देखा जी टीचर बच्चों को गलत पढ़ा रहा है फलाना फलाना। तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। दूसरा, वो इस ऑनर से बुलाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, और वहाँ पे फिर हम ICAP की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, हम अपने मेन इदारे के बिहाफ पे, मैं उनकी तरफ का टीचर बन जाता हूँ। तो इसलिए वो एक बड़ी भरपूर एक्टिविटी थी, तो आपसे कहा था कि आप लोग उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और उधर बहुत ऑप्टिमम वे में बड़े कम टाइम में बनी बनाई स्लाइडों के ऊपर तेज़ी से काम हो रहा होता है जी। बताइए। इंडेमनिटी कहते हैं तलाफ़ी को, कंपनसेशन को। जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं अगर तुम्हारे घर आग लग गई हम पैसे देंगे, इस फिनोमेना को कहते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है तलाफ़ी, नुकसान की भरपाई। तो इंडेमनिटी आप नुकसान की भरपाई कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर एक बंदे की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो वो उस नुकसान की क्या करेगा, भरपाई, तलाफ़ी करेगा जी। चैप्टर 12 ऑल डन। चैप्टर 13, पीछे वाले भाइयों की तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा। साइलेंट, मुझे तो लगता है स्लीपिंग। मैं खुद भी चाह रहा था कि हम इसको अगले हफ्ते इस तरह का सेशन रखते, लेकिन फिर मौका आता, फिर बहुत चीज़ें, फिर आप लोग बहुत दूर चले जाते, तो इसलिए मैं फिर भागता दौड़ता वहाँ से आया हूँ कि मतलब हमारा सेशन हो जी। एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में जो फ़र्क है, ये फ़र्क सदियों से जारी है और ये जारी रहेगा। एस्टॉपल में प्रिंसिपल कंफ्यूज करता है, होल्डिंग आउट में एक शख्स कंफ्यूज करता है। एक शख्स ने, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एक शख्स है शकील और एक शख्स है वकील। दो सिनेरियो बनाते हैं। वकील फर्ज करें एक तगड़ा आदमी है, आपको पता वकील तगड़े आदमी होते हैं, और शकील जो है वो क्या तगड़े का उलट क्या होगा, माड़ा आदमी है। उर्दू में माड़ा कहते हैं, माड़ा तो पंजाबी नहीं है, कमज़ोर। एक तगड़ा आदमी और एक कमज़ोर आदमी है। दुनिया मानती है कि एक मजबूत आदमी है और ये एक कमज़ोर आदमी है। सिचुएशन 1, इसने कहा ये शख्स मेरा एजेंट है। वकील ने कहा ये शख्स मेरा एजेंट असल में नहीं था। किसको कहा? थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन ने सुन लिया कि शकील एजेंट है वकील का। थर्ड पर्सन ने शकील के साथ डील की और थर्ड पर्सन को नुकसान हो गया। थर्ड पर्सन ने सुना था कि वकील ने कहा है कि ये मेरा एजेंट है, तो थर्ड पर्सन मिस्टर वकील को पकड़ेंगे कि तुम जिम्मेदार। हालांकि वकील और इसके दरमियान कोई एजेंसी नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल ने कंफ्यूजन फैलाई थी, तो जब प्रिंसिपल ये कंफ्यूजन फैलाएगा कि फलाना शख्स मेरा एजेंट है और बाद में पता लगेगा वो एजेंट नहीं था, तो फंसेगा कौन? प्रिंसिपल, जिसने कंफ्यूजन फैलाई थी। ये कहलाता है एस्टॉपल। एस्टॉपल में क्या होता है? प्रिंसिपल या फर्म ने कंफ्यूजन फैलाई होती है, जिसकी वजह से वो लोग एजेंट के काम पे आप फंस जाते हैं, हालांकि वो आपका एजेंट नहीं होता। प्रिंसिपल के कहने से वो एजेंट बन नहीं जाएगा? कैसे एजेंट नहीं होगा? जी, प्रिंसिपल ने दुनिया को बताया कि मेरा एजेंट है,
बता दिया, फिर चला गया, ये किसी दिन छोड़ के चला गया। शुक्रिया। मतलब उसकी जाने के बाद उसने नहीं बताया कि वो चला गया। हाँ, उसने बताया नहीं। अब उस वकील के पुराने जुमले पे इसने भरोसा किया, इससे डील कर लिया, नुकसान हो गया। हालांकि ये उसका असल में एजेंट नहीं है, इसलिए एजेंट बाय एस्टॉपल है, कन्फ्यूजन में एजेंट है। एस्टॉपल या होल्डिंग आउट दोनों में रिश्ता नहीं होता, कन्फ्यूजन होती है। सिर्फ चक्कर ये है कि कन्फ्यूजन फैलाता कौन है। अब इस केस को रिवर्स करते हैं। शकील ने दुनिया को बताया कि मैं इनका एजेंट हूं। इस दफा बोला शकील ने है, शकील बोल रहा है, और इस वक्त वकील बोला था। तो वकील के किसी बोल पे, वकील की किसी बात पे अगर दुनिया समझी कि वो एजेंट है और बाद में नहीं निकला और वकील फंस गया, तो ये था एस्टॉपल। और जब एक कमजोर शख्स कहे कि मैं एजेंट हूं उनका, जबकि ना हो, तो उनकी किसी गलती पे ये फंस जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन इसने फैलाई थी। ये कहलाएगा होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में समवन होल्ड आउट कि मैं एजेंट हूं जबकि वो नहीं होता। होल्डिंग आउट एजेंट करता है, एस्टॉपल प्रिंसिपल करता है। इसी को प्रिंसिपल एजेंट से पार्टनर्स पे ले जाएं। तगड़ी होती है फर्म। अगर फर्म कंफ्यूज करे किसी को कि फलाना शख्स हमारा एजेंट है और बाद में ना हो, तो ये एस्टॉपल कहलाएगा। और अगर पार्टनर कंफ्यूजन फैलाए, कोई शख्स जो कहे मैं पार्टनर हूं जबकि वो ना हो, इसने कंफ्यूजन फैलाई, तो ये फंसेगा। जैसे मेरी क्लास वाली एग्जांपल थी कि वो एक बंदा सबको कहता है मैं तो उनका पार्टनर हूं, बाद में वो फ्रॉड करके भाग जाते हैं, ये फंस जाता है जी। चैप्टर नंबर 13, हाजरीन महफिल का कोई सवाल? अगर माइनर डिसीजन ना बना सके कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है सर, 6 मंथ के बाद सर उसके बाद क्या एक्शन होगा? जी। अगर पार्टनर 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेता, माइनर कोई डिसीजन नहीं लेता कि मैं पार्टनर बनूं या ना बनूं, तो लॉ कहता है ये खुद ब खुद अज्यूम किया जाएगा कि वो पार्टनर बन गया। नेगेटिव कन्फर्मेशन है यहाँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया था, पार्टनरशिप अलाउ करता है। अगर एक बंदा खामोश है 6 महीने तक, किताब में जुमला लिखा हुआ है, अगर वो खामोश रहता है तो इट वुड ऑटोमेटिकली बी अज्यूम्ड कि वो पार्टनर बन गया। लॉ बड़ा लॉजिकल सा है जी। हाजरीन के पुख्ता सवालात। और सर इस तरह जब पार्टनर बन जाएगा तो वो तमाम तरह के लॉसेस का जो पुराने जब पार्टनर बन जाएगा तो जो पास से लॉसेस चले आ रहे हैं उन सबका जिम्मेदार चाहे होगा, बड़े हैं चाहे छोटे। चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, क्योंकि बचपन में उसने नहीं वो लॉस भरे थे, सिर्फ प्रॉफिट कमाया था। अब वो लॉस का भी हिस्सेदार बन जाएगा जी। बहुत ज़्यादा हुए अगर उसके एसेट वगैरह। अगर लॉस उसके एसेट से ज़्यादा हुआ तो वो सियाना आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा पार्टनर बनना। इसीलिए तो उसके पास ऑप्शन है कि उस दिन आप अकाउंट्स मांग सकते हो, और आप बड़े भी हो गए हो, समझदार भी हो गए हो, बैठ के अच्छी तरह से फैसला करो कि पार्टनर बनूं या ना बनूं। तो अगर उसे नज़र आ रहा होगा कि मैं माइनस में चला जाऊंगा, कहेगा भाई मैं माइनर ही भला, मुझे दे दो मेरा हिस्सा, मैं निकल रहा हूँ जी। चैप्टर 13, हाजरीन के कीमती सवालात। 13 क्लियर? पक्का? 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बाबे दी कहानी। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या है? मासूमियत का फ़र्क है बस। असल में 3 बड़े फ़र्क हैं। पहली बात ये तय कर लें कि होल्डर एक जेन्युइन इंसान है। मैं आज आईकेएफ की रिवीजन क्लास में भी बड़ा ज़ोर दे के इसको कह रहा था कि होल्डर भी एक सही जेन्युइन इंसान है, लीगल पर्सन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी लीगल पर्सन है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक फ़र्क, होल्डर को शायद पता हो कि चेक चोरी हुआ है, शायद पता हो कि पीछे गड़बड़ हुई है, शायद उसकी नज़र से गुजरा हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स है ही वो जो इंतहाई मासूम है, उसको नहीं पता पीछे क्या चल रहा था। पहला डिफरेंस मासूमियत का। होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा मासूम है। होल्डर मासूम हो भी सकता है और नहीं भी, यानी जो होल्डर मासूम है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, होल्डर बगैर कंसिडरेशन के भी हो सकता है। मैंने छोटे भाई को चेक दिया कि जाके बैंक से इनकैश करा ला, वो गया, वो होल्डर है, उसका हक है कि वो मेरा चेक ले जाके वो इनकैश करा सकता है, कैश करा के मुझे ला दिया, उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं थी बीच में। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन होना शर्त है। दूसरा फ़र्क,
कंसिडरेशन होना क्यों शर्त है? क्योंकि डेफिनेशन ने कहा है। ठीक। तीसरा, मैच्योरिटी से पहले उसके पास आया हो इंस्ट्रूमेंट। अगर एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया और उसकी भी तारीख अभी रहती है तो आप होल्ड इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपायर हुआ हुआ इंस्ट्रूमेंट आया है जिसकी पहले ही ड्यू डेट आ चुकी हुई है, अब आप होल्ड इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकते। तो होल्ड इन ड्यू कोर्स ऐसे होल्डर को कहते हैं जो मासूम भी हो, फॉर कंसिडरेशन उसने लिया हो और बिफोर मैच्योरिटी लिया हो। तो ये तीन बातें होल्डर की डेफिनेशन में ऐड कर दें, आपका बन जाएगा होल्ड इन ड्यू कोर्स, मासूम भोला भाला इंसान। सर वैसे कंसिडरेशन वाली शर्त क्यों नहीं है? कंसिडरेशन की शर्त क्यों नहीं है? असल में देखिए होल्ड, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वैसे रखी क्यों, वैसे लॉजिक, ताकि वो बता रहे हैं कि कंसिडरेशन जिसकी होती है ना वो असल हकदार भी होता है। मैंने छोटे भाई से कहा चेक कैश कराओ, उसने कहा जी भाई आपके साइन आ रहे हैं तो मुझे वो नहीं देंगे। मैंने साइन करके उसका नाम भी लिख दिया, जाओ कैश करवा लो। मेरा भाई लीगली एंटाइटल्ड है कि वो जाके कैश करा सकता है, लीगली हक रखता है। क्या फाइनेंशियली हक रखता है? नहीं रखता, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो होल्ड इन ड्यू कोर्स वो वाला होल्डर है जो फाइनेंशियली भी हक रखता है, जिसका मकसद है, जिसको उस पैसे में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उसकी पेमेंट है, वो उसकी कंसिडरेशन है। डन जी। पेबल टू ऑर्डर, इसके बारे में आज हमने इसकी बार बार तकरार की है। पेबल टू ऑर्डर का मतलब है जब आप एक शख्स को कहते हैं कि ये, या इसके कहने पे किसी और को, फिर वो जिसका नाम बोल देगा हम उसको पैसे दे देंगे। तो पेबल टू ऑर्डर का मतलब है इसके कहने पे किसी को दे दिया जाए। वो जो बाबा और बाबा का कहना पे बाबे ने बेटे का नाम लिख दिया तो बाबे ने उसे ऑर्डर बना दिया कि ये बेटे के कहने पे, बेटे ने कह दिया दुकानदार के कहने पे, उसने कह दिया सप्लायर के कहने पे, ये ऑर्डर है। बेरर होता, अगर लिखा होता जो हाथ में लेके आ जाए कागज उसका, वो बेरर बन जाता। सर बेरर जब मतलब कैश करेगा तो वो भी अपना नाम लिखेगा या बस वो लास्ट पे जिस तरह साइन हो गया तो कैश के टाइम? बेरर बाद में नाम नहीं लिखेगा। अगर एक जगह लिखे ना जिसके हाथ में उसका, बस वो कागज लेके दिखाएगा, पैसे लेके गायब हो जाएगा। जी। चैप्टर 14 की आज वाली जो रिवीजन क्लास है ना आईकेप की, वो ज़रूर आपने अटेंड करनी है। उसमें हमने बड़े कम टाइम में पूरे चैप्टर का एक खुलासा कर लिया था। जी। सर पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, होल्ड इन ड्यू कोर्स वो होल्डर होता है जो मासूम होता है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स वो पेमेंट होती है जो मासूम होती है, जेन्युइन पेमेंट। होल्ड इन ड्यू कोर्स वो होल्डर होता है जिसको नहीं पता किसी गड़बड़ का। पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऐसी पेमेंट होती है जिसमें आपको नहीं पता होता किसी गड़बड़ का। बैंक के पास चेक गया, बैंक को कुछ नहीं पता कोई गड़बड़ है, चोरी चकारी, बैंक ने पेमेंट कर दी, ये कहलाएगी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स क्या कहलाएगी कि बैंक के पास चेक आया और बैंक को पहले से पता है कि मेरे कस्टमर ने चोरी किया कहीं से, अब ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। तो जब एंड पे टेन्योर पूरा होने पे होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट कर दी जाए विदाउट एनी डाउट ऑफ के असल मालिक कौन है, नेक नियति से, बोनाफाइड नेक इंटेंशन से, बगैर किसी गुमान डाउट धोखे के कर दी जाए, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स बन जाती है। डन जी। बताइए, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई घबराहट? ऑल क्लियर? चैप्टर 14 ऑल डन। चैप्टर 15 चेक्स। जी, किसी को चेक देने का मतलब ये नहीं है कि उस बंदे के हाथ में पैसे आ गए। देखिए आपने चेक दिया, हो सकता है चेक बाउंस हो जाए। आपने चेक दिया, हो सकता है बैंक को गड़बड़ नजर आ जाए। आपने चेक दिया, हो सकता है कि चेक चोरी हो जाए। किसी को चेक देना इज नॉट कि पेमेंट हो गई। आपने इरादा कर दिया पेमेंट का, लेकिन पेमेंट उस दिन काउंट होगी जिस दिन वो बैंक जाके चेक दे और बैंक उसको बेइज्जत ना करे, डिसऑनर ना करे, उसको प्रोसेस कर दे, वो पेमेंट का देना है। तो चेक हैंड ओवर करना इज नॉट कि आपने पेमेंट कर दी। जी। चैप्टर नंबर 15 ऑल डन, ऑल डन। चैप्टर 16 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कोई कंफ्यूजन चैप्टर 16 में? सारे हाजरीन 16 क्लियर है? पक्का? चैप्टर 17 में क्या? सुडोनिमाइज्ड।
जिसके अल्फाज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मतलब मैं एग्जांपल दी थी वहाँ पे भी, मैं उसको दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉलेज में एक रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 का नाम शाम लिखा हुआ है, 2 के नाम शाम लिखे हुए हैं, 3 के, 4 के, सारा कुछ है। रोल नंबर 3 आता है कॉलेज के पास, कहता है मेरा डाटा उड़ा दो। वो कहते हैं क्यों? कहते हैं अब्दी साहब ने क्लास में बोला था कि आई हैव अ राइट ऑफ इरेजर, मैं कॉलेज छोड़ के जा चुका हूँ, मेरा नाम निकाल दो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जालिम का लाइन आइटम डिलीट करते हैं ना, तो हमारे फार्मूले लगे होते हैं, रोल नंबर 4 खुद ब खुद रोल नंबर 3 हो जाएगा, सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, हमारी सारी कैलकुलेशंस आगे पीछे हो जाएंगी। तो सम टाइम आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अब वो कहता है मेरा नाम डिलीट कर दो, तो फिर आप डिलीट करने के बजाय आप क्या करते हैं, उसका नाम था फॉर एग्जांपल शकील, तो आप उसको मिटा के कर देते हैं जी इस बंदे का नाम है XYZ। इसका नंबर क्या है जी? इसका नंबर है 0000-00000000। आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है कि पहले 4 कैरेक्टर होने चाहिए, फिर 7। तो सॉफ्टवेयर को पागल बना दें, 00 लिख दें, तो वो समझेगा कि ये इसका फ़ोन नंबर है, वो समझेगा ये इस बंदे का नाम है। तो जब आप इस तरह के आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स के साथ असल डाटा को रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाता है सूडोनीमाइज्ड डाटा। सूडोपोडिया वाला सूडो लिखना है पी से, नी NY, माइज्ड MISED या MIZAED। जी चैप्टर नंबर 17, हाजरीन महफिल का सवाल। इंडिविजुअल एथनिसिटी। एथनिसिटी इज आप कौन से, मतलब आप सराइकी हैं, आप जो है वो ठेठ पंजाबी हैं, आप महाजिर हैं, आप बलोची हैं, मतलब आपका एक जो पीछे से आपका एरिया चला आ रहा है, आप कौन से इलाके, कौन सी तरह के कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो है आपकी एथनिसिटी। जी चैप्टर 17, हाज़रीन महफिल और उनके सवाल। कोई सवाल? कोई सवाल? कैमरे वालों का कोई सवाल? चैप्टर 17 ऑल डन। असल में आप लोगों के ऊपर वज़न है, आप पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अक्सर बच्चे ये सोच के नहीं आए होंगे, वहाँ बच्चे जो आएंगे वो पूछ लेंगे, बाद में वीडियो में देख लेंगे। बताइए कोई और सवाल? चैप्टर 18। चैप्टर 18 कंपटीशन और आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की लैंग्वेज मुश्किल है, आप आसान भी कर सकते हैं, रट्टा भी मार सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। कंपटीशन और आर्बिट्रेशन में कोई सवाल? रेफरेंस टू एम्पायर का मतलब क्या है? रेफरेंस कहते हैं रुजू करने को। तो रेफरेंस टू एम्पायर का मतलब है कि अंपायर की तरफ रुजू किया जाएगा। कब रुजू किया जाएगा? नंबर 1, अगर ये इवन नंबर हो और आधे इधर डिवाइड हो जाए और आधे इधर डिवाइड हो जाए। नंबर 2, टाइम एक्सपायर हो जाए, 4 महीने का, फैसला ना कर सकें। नंबर 3, उस टाइम के बीच में खुद ही बैठ के कहें भाई हमसे नहीं हो रहा, हमारा झगड़ा हो रहा है, चलो अंपायर के पास चलते हैं। तो अंपायर की तरफ किस्से का जाना, रुजू होना कहलाएगा रेफरेंस टू अंपायर। फिर हम कागज़ पे जहाँ आर्बिट्रेटर लिखा था ना, ये फैसला करेंगे, हम वो आर्बिट्रेटर का नाम बदल के कहेंगे अब अंपायर फैसला करेगा। वो फैसला सबके लिए वैलिड है। जी अंपायर एक है, अंपायर एक से ज़्यादा नहीं है। जी आर्बिट्रेशन और कंपटीशन, चैप्टर 18। ऑल डन। अप्रोचेज आपको पता है, मैं आपको अप्रोच के हवाले से बताऊंगा कि ICAP में ना एक सेशन होता है जिसको लोग बाद में देखते नहीं है। पहला दिन ओरिएंटेशन, बहुत ज़रूरी सेशन होता है, बड़ी काम की बातें होती हैं, छोटी छोटी सी ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो याद रखने वाली होती हैं। मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर मुझे मिले ही 15 सेशन है और मैंने सिलेबस ख़त्म कराना है, उनमें से एक सेशन में और माइनस कर दूँ बीच में से, मेरा टारगेट तो मुश्किल हो गया। मैं फिर भी क्यों उस एक सेशन सिर्फ ओरिएंटेशन करता रहता हूँ? इसलिए कि उसमें बहुत सारी काम की बात होती है। तो कभी भी तैयारी करते हुए कुछ भी हो, वो ओरिएंटेशन बार बार सुने, उसमें छोटी छोटी सी बीच बीच में ना आपको काम की बातें मिलती रहेंगी। किसी दफ़ा आप सुनेंगे तो आपको पता लगे अच्छा ये रट्टे वाले सवाल हैं, लॉजिकल सवाल हैं। किसी दफ़ा आप सुनेंगे तो आपको सवाल करने के 2-3 तरीके समझ आ जाएंगे। किसी दफ़ा आप सुनेंगे तो चीज़ें किसी और तरह से होगी। उसको सुने, उसके अंदर बहुत सारी काम की बातें हैं, उसको मिस नहीं करना। पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब डरना नहीं है इस पेपर से, ये पेपर बड़ा नहीं है। हम लोगों ने इफ़ेक्टिवली 20 वर्किंग लेक्चर्स में, भले 2-2 घंटे वाले लेक्चर्स थे, हमने उसको ख़त्म किया। फिर
फिर हमने रिवीजन क्लास में तो 5 दिनों में भी ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों की तरफ आ गई ये चीज़, आपने आइडियली क्या करना है, हर चैप्टर के ना 2 सवाल हाथ से लिख के कर लें, सिर्फ 2 सवाल। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर लें। पेपर में सिर्फ याददाश्त काम नहीं आती, आपका एक्सप्रेशन भी काम आता है। तो कोशिश करना है कि पेपर वाले दिन तक आप तैयार हों। मॉक लाजमी देना है, ट्यूसडे को मॉक हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला, आईकैप के पैटर्न पे, आईकैप वाले टाइम पे, सारा कुछ उसी तरह से होगा। वो हम आपको एज अर्ली एज पॉसिबल चेक करके वापस करेंगे, क्योंकि इन दिनों जो मॉक दे रहे हैं वो बच्चों का बहुत कीमती टाइम है। मॉक पे आपसे कह देंगे कि आपने नंबर भी लिख दें, आप अगर नहीं भी फिजिकल कलेक्ट कर सकेंगे हम आपको तस्वीरें खींच के भेज देंगे कि आपके पेपर में आपने ऐसे ऐसे किया था। मॉक ज़रूर दें, आपको तैयारी पता हो, और पेपर से 2 हफ्ते पहले अगर आपको पता लग जाए आपकी कमी कहाँ है तो आप उन चीज़ों पे करें। आज से ऑनवर्ड किसी भी फास्ट ट्रैक के दिन की वीडियो दोबारा नहीं देखनी। अब अगर देखना है तो सिर्फ आईकैप रिवीजन क्लास को देखना है, ठीक है। आईकैप रिवीजन क्लास मेरे ख्याल में भी आपके पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई, या हो गई है? यूट्यूब पे चल रही है मुसलसल। तो हम उसको अब आपके पोर्टल पे भी अपलोड कर देते हैं, ताकि आप जो है वो अपने ही उस पोर्टल जहाँ जाके देखते हैं वहाँ देखते रहें। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मेरा चैनल बीच में हैक हो गया, गड़बड़ हो गई, हमने फिर उसको अल्टरनेट चैनल वगैरह पे भी वो कर दिया, कॉलेज के चैनल पे भी रख दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक हर तरीके से वो यूट्यूब की वीडियोज़ पहुँच जाएँ। हो सके तो मोबाइल में एक दफ़ा उसको डाउनलोड कर लें, नेट जब अच्छा आ रहा हो, और फिर उसके बाद आप उनको बार बार देखते रहें। अब आपने कोई चैप्टर जब रिवाइज करने बैठना है और आपने सोचना है, हो सकता है आपको सोचते सोचते 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, आप एक दफ़ा वीडियो चला के देख लें। उसको तो 1.5 पे करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी 1.5 पे चल रही है। तो बस आपने सुनना है, समझना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं सोचना कि यार ये इतना आसान है तो लोगों का रह क्यों जाता है। लोगों का इसलिए रह जाता है कि एक तो वो 2-3 और पेपर दे रहे होते हैं, इसलिए रह जाता है कि उन्होंने तोड़ तोड़ के पढ़ा होता है, भूल गया होता है कि वो चैप्टर 2 में क्या बात लिखी थी, आपने उसको बड़े कम टाइम में पढ़ा है। तो रिवीजन क्लास बार बार देखेंगे तो आपका एक मिजाज बनता जाएगा, और राइटिंग लाजमी करनी है, ठीक है। इट वॉज़ हैविंग फ़न, आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और अगेन वो जो आखिरी दिन वाली तकरीर मैंने पहले भी की थी कि अगर किसी दिन आपको कोई बात बुरी लगी हो तो जो है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, जो कि आपका कसूर होगा कि आपको ऐसा लगा कि टीचर ने कोई बुरी बात की। टीचर हमेशा जो है बच्चों के लिए अच्छा सोच रहा होता है। इंतहाई खुलूस से दुआ करता हूँ कि आप लोग दोबारा बिज़नेस लॉ के अंदर क्लास में ना नज़र आएँ। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत सारी क्लासें और पढ़ाता हूँ, आप कमती लॉ में नज़र आ जाएँ, आप कॉस्ट में नज़र आ जाएँ, आप मुझे ऑडिट में नज़र आ जाएँ, MFA में नज़र आ जाएँ, बिज़नेस लॉ में दोबारा अल्लाह करे आप लोग ना नज़र आएँ। इंशाल्लाह ताला आप जाएँ और पेपर क्लियर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ऑनलाइन वाले भाइयों से भी अल्लाह हाफ़िज़।